जय हिंद। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं। इस रिव्यू के दौरान एक्सिस स्मॉल कैप फंड का हम एयूएम साइज चेक करेंगे, 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करेंगे, 3 साल का सीएजीआर चेक करेंगे, 5 साल का सीएजीआर चेक करेंगे और 10 साल का भी सीएजीआर चेक करेंगे और लाइफ टाइम का रिटर्न भी चेक करेंगे। इस फंड ने किस तरह का मार्केट कैप एलोकेशन करके रखा है वो भी चेक करेंगे, पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसा है वो भी चेक करेंगे और अपने पोर्टफोलियो में किस तरह का बदलाव ये करते हैं या फिर नहीं करते हैं, इस तरह की सारी चीजें हम आज की वीडियो में चेक करने वाले हैं। और आपको अगला किस फंड के ऊपर में रिव्यू वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन फंड पे रिव्यू वीडियो बनाने को कहते हैं जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जैसे मैं बंधन स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, महिंद्रा मनोलाइफ स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, इस तरह की बहुत सारी स्मॉल कैप फंड पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके रखी है। तो मैंने उन सारे वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर के चेकआउट जरूर से कीजिएगा। तो सबसे पहले हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड का एयूएम साइज चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फोर्थ लार्जेस्ट एयूएम साइज जो है स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में वो एक्सिस स्मॉल कैप फंड के पास ही है, जो कि 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और वहीं पे अगर हम 1 साल की एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस मामले में एक्सिस स्मॉल कैप फंड बहुत ही नीचे रैंक कर रहा है। लगभग आप देख सकते हैं कि 22वें नंबर पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड रैंक कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो टॉप परफॉर्मेंस फंड है वो लगभग 70% के आसपास का रिटर्न दे रहा है और हमारा एक्सिस स्मॉल कैप फंड लगभग आप देख सकते हैं कि 35-36% के आसपास का रिटर्न दे रहा है। यानी कि टॉप परफॉर्मेंस फंड से लगभग आधे के आसपास ये फंड रिटर्न देते हुए हमें दिख रहा है। और दोस्तों एक बात आपको और ध्यान देनी चाहिए कि जब हम 1 साल के एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करते हैं या फिर 3 साल के सीएजीआर की बात करते हैं तो बहुत नजदीक के रिटर्न की बात कर रहे हैं। यानी कि जो प्रेजेंट का रिटर्न रहा है, जो फिलहाल का रिटर्न रहा है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इस बात का अंदाजा लग रहा है कि जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो वर्तमान का रिटर्न है, प्रेजेंट का रिटर्न है, वो हमें कोई खास देखने को नहीं मिल रहा है। और वहीं पे अगर 3 साल के सीएजीआर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 3 साल के सीएजीआर के बेस पर ये जो फंड है वो 15वें नंबर पर रैंक करते हुए दिख रहा है, लगभग 25% के रिटर्न के साथ में। और वहीं पे अगर बात की जाए 5 साल के सीएजीआर की तो आप देख सकते हैं कि 5 साल के सीएजीआर के मामले में ये फंड 9वें नंबर पर रैंक कर रहा है। आप रिटर्न देख सकते हैं लगभग 27.5% के आसपास की है। तो 5 साल का सीएजीआर आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक है इस फंड का। और वहीं पे अगर 10 साल के सीएजीआर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 10 साल के सीएजीआर के बेस पर ये फंड 5वें नंबर पर रैंक कर रहा है, जो कि आप सीएजीआर देख सकते हैं यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं कि 23% के आसपास का सीएजीआर हमें देखने को मिल रहा है। तो जब हम 5 साल और 10 साल का सीएजीआर देख रहे हैं तो हमें बहुत हद तक ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा था, इसलिए हमें 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल का जो पुराना रिटर्न है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पे जब हम 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक कर रहे हैं, 3 साल का सीएजीआर चेक कर रहे हैं तो वो हमें कोई खास देखने को नहीं मिल रहा है इस फंड का। तो चलिए अब हम मार्केट कैप एलोकेशन इस फंड का चेक कर लेते हैं कि किस तरह का इन्होंने मार्केट कैप एलोकेशन अपने फंड में लिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स की। तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में 68% से ज्यादा का एक्सपोजर है, यानी कि एग्रेसिवली इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप स्टॉक्स को रखा है। वहीं पर अगर बात की जाए मिड कैप स्टॉक्स की तो आप देख सकते हैं 18% से ज्यादा स्टॉक्स हैं मिड कैप कैटेगरी के इनके पोर्टफोलियो में। और वहीं पे बात की जाए लार्ज कैप स्टॉक्स की तो ओनली फॉर 2% यानी कि 2% के आसपास का ही इन्होंने एक्सपोजर लेकर के रखा है। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही एग्रेसिव तरीके से इन्होंने अभी फिलहाल अपने पोर्टफोलियो को मैनेज किया है। और ओवरऑल इक्विटी की बात की जाए तो 88.58% यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 88.5% के आसपास का एक्सपोजर इनके पोर्टफोलियो में इक्विटी का है। और वहीं पे डेट का भी एक्सपोजर देख सकते हैं लगभग 1% के आसपास का आपको देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि अल्फा इनका प्लस में है, थोड़ा ही है लेकिन प्लस में अल्फा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। चलिए कुछ और भी हम डिटेल चेक कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं ओवरव्यू की तो हमने 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न, 3 साल का सीएजीआर, 5 साल का सीएजीआर, इस तरह की चीजें तो देख लिए। अब हम 1 महीने का रिटर्न चेक करते हैं कि 1 महीने के दौरान हमें कितना रिटर्न इस फंड से देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं 2.10% यानी कि ऑलमोस्ट 2% के आसपास का रिटर्न हमें
एक महीने के अंदर में देखने को मिली है। वहीं पे अगर 6 महीने की बात की जाए तो 10.63% यानी कि लगभग 10.5% के आसपास का रिटर्न हमें देखने को मिला है। अब हम मैक्सिमम रिटर्न चेक कर लेते हैं कि लाइफ टाइम रिटर्न इस फंड का कितना है। तो देख सकते हैं कि 10 साल से ज़्यादा का CAGR हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि 25.11% है, जिसे आप कह सकते हैं कि 25% के आसपास का लाइफ टाइम CAGR हमें देखने को मिल रहा है। देखिए इस फंड का जबकि 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न, 3 साल का CAGR कोई खास नहीं है और 5 साल का CAGR भी कोई खास नहीं है, लेकिन 10 साल का अगर CAGR देखें तो हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस फंड का पहले का जो रिटर्न अच्छा रहा है ना, उस वजह से इसका लाइफ टाइम CAGR भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। भले ही इस फंड का जो प्रेजेंट का परफॉर्मेंस है वो हमें उतना खास देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए अब हम SIP का कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 60 महीने का SIP का कैलकुलेशन देखने को मिल रहा है और 100 रुपये पर मंथ की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो कैलकुलेशन है वो हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम 100 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते 60 महीने तक, जो कि 5 साल होता है, तो हम इन्वेस्ट कर दिए होते 6,000 रुपये, जिसकी वैल्यू बन गई होती 12,181 रुपये। रिटर्न हमें 106% के आसपास में मिल गया होता। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, म्यूचुअल फंड के लिहाज से ठीक ठाक रिटर्न है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है, ना बहुत ज़्यादा खराब कहा जा सकता है इस परफॉर्मेंस को। और वहीं पे की मैट्रिक्स की बात की जाए तो एक्सपेंस रेशियो ठीक ठाक है, पी रेशियो भी थोड़ा सा ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप मिड कैप थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ऐसे में थोड़ा सा पी रेशियो तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा ही। बाकी के रेशियोज आप देख सकते हैं ठीक ठाक हैं, जैसा कि पियर्स हम थोड़ी देरी में देखते हैं, तो अभी हम पियर्स थोड़ी देरी में देखेंगे। और यहाँ पे स्कीम इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो प्लान ग्रोथ होने वाला है, लॉक इन पीरियड इसमें आपको नहीं मिलेगा, एग्जिट लोड इसमें लगेगा आपको अगर आप 1 साल से पहले अपना 10% होल्डिंग सेल करते हैं, तो वहाँ पे कुछ भी आपको नहीं देना होगा, लेकिन 10% से ज़्यादा अगर होल्डिंग अपनी सोल्ड करते हैं तो आपको ऐसे में एग्जिट लोड 1% का देना पड़ जाएगा। और इसमें SIP अलाउ है और लमसम भी आप इसमें कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप 100 रुपये मात्र से ही इस फंड में लमसम कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI होने वाला है। तो चलिए अब हम कुछ और डिटेल चेक करते हैं, जैसे में इनका जो पियर्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम पियर्स यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड के जो पियर्स हैं वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, HDFC स्मॉल कैप फंड है और SBI स्मॉल कैप फंड है। अगर मैं बात करूं 1 साल की CAGR की, तो ये जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है उसका देख सकते हैं लगभग 36.5% के आसपास का है। तो उससे कहीं बेहतर आपको निप्पॉन इंडिया का देखने को मिलेगा, उससे कहीं बेहतर आपको HDFC का देखने को मिलेगा और उससे थोड़ा सा ठीक ठाक ही आपको SBI का भी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर 3 साल की CAGR की हम बात करें तो एक्सिस का देख सकते हैं लगभग ऑलमोस्ट 25% के आसपास का है। तो उससे कहीं बेहतर CAGR आपको निप्पॉन का देखने को मिल रहा है, उससे कहीं बेहतर आपको HDFC को देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा नज़दीक में ही है। हाँ, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि SBI से इसने थोड़ा सा बेहतर रिटर्न दिया है अगर हम 3 साल के CAGR की बात करें तो। वहीं पे अगर लाइफ टाइम CAGR की बात करें तो यहाँ पे HDFC स्मॉल कैप फंड से थोड़ा सा बेहतर जो रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है वो एक्सिस का देखने को मिल रहा है और बाकी का देख सकते हैं कि लगभग 1-8% के आसपास में आगे पीछे है। तो आप कह सकते हैं कि रिटर्न के मामले में ये जो पुराने फंड है ऑलमोस्ट उसी के आसपास में हमें रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब चलिए हम एक बार पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं कि पोर्टफोलियो में हमें किस तरह का यहाँ पे एक्सपोजर वगैरह देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे एसेट एलोकेशन की। तो आप देख सकते हैं अगर मैं बात करूँ इक्विटी की तो 88.58% यानी कि ऑलमोस्ट 88.5% के आसपास का पैसा आपका इक्विटी में लगा हुआ है। और कैश एंड इक्विवेलेंट की बात की जाए तो 8.62% यानी कि लगभग 8.5% का पैसा लगा हुआ है। इन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी पैसा लगाया है 1.88% यानी कि ऑलमोस्ट 2% के आसपास। ट्रेजरी बिल में भी पैसा लगा है 0.92%, जिसे मैंने अभी आपको डेट में दिखाया था, तो वो यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। और वहीं पे अगर बात की जाए सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सेक्टर वेटेज की तो आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ब्रोकरेज में 13.81% यानी कि ऑलमोस्ट 14% के आसपास पैसा लगा हुआ है। रियल एस्टेट में 7.95% यानी कि ऑलमोस्ट 8% के आसपास पैसा लगा हुआ है। लैब्स एंड लाइफ साइंसेज सर्विसेज में आप देख सकते हैं 7.61% यानी कि लगभग 7.5% के आसपास पे पैसा लगा हुआ है। ऑटो पार्ट्स में भी देख सकते हैं 6.21% यानी कि लगभग 6.25% के आसपास पैसा लगा हुआ है। IT सर्विसेज में आप देख सकते हैं 5.94% यानी ऑलमोस्ट 6% के आसपास पैसा लगा हुआ है। इस तरह के 28 और सेक्टर हैं जिनमें इनका पैसा लगा हुआ है। आप कलर से अंदाजा लगा सकते हैं, जो कलर थोड़ा सा बड़ा आपको देखने को मिल रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं
उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, और जो कलर थोड़ा छोटा आपको देखने को मिल रहा है उसमें थोड़ा सा कम पैसा लगा हुआ है। अब हम सेक्टर वेटेज की बात करते हैं कि किस तरह का इनका सेक्टर वेटेज है और कैसे अपने ये जो पोर्टफोलियो में सेक्टर है उनका उसमें बदलाव करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बात करें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ब्रोकरेज में, तो आप देख सकते हैं मार्च 2023 में इनका जो एक्सपोजर था वो 19.57% यानी कि ऑलमोस्ट 19.5% के आसपास का था, जिसे इन्होंने अप्रैल 2024 में घटा करके 13.81% यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 14% के आसपास में कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा इन्होंने चेंजेस किया है। वहीं पे बात करें रियल एस्टेट की, तो आप देख सकते हैं कि रियल एस्टेट में मार्च 2023 में 5.67% यानी कि ऑलमोस्ट 5.5% का एक्सपोजर था, जिसे इन्होंने बढ़ा करके 7.95% यानी कि ऑलमोस्ट 8% के आसपास में कर दिया है। वहीं पे अगर बात की जाए लैब्स एंड लाइफ साइंसेज की, तो इसमें देख सकते हैं कि मार्च 2023 में 8.79% यानी कि ऑलमोस्ट 8.9% के आसपास एक्सपोजर था, जिसे इन्होंने थोड़ा सा घटा करके 7.61% यानी कि लगभग 7.5% के आसपास में कर दिया है। वहीं पे अगर अगली सेक्टर की बात की जाए जो कि है ऑटो पार्ट्स, तो इसमें देख सकते हैं 5.71% का एक्सपोजर था मार्च 2023 में, जिसे इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा करके 6.21% यानी कि लगभग 6.25% के आसपास में कर दिया है अप्रैल 2024 में। तो आप देख सकते हैं कि ये अपने सेक्टर में बदलाव तो कर रहे हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बदलाव इनके सेक्टर में नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे एग्रेसिव जो बदलाव होता है वहाँ पे हमें इस तरह का देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पे बात की जाए आईटी सर्विसेज की, तो मार्च 2023 में देख सकते हैं 7.91% था, जिसे इन्होंने बीच में बढ़ाया भी, बाद में घटा दिया और 5.94% यानी कि लगभग 6% के आसपास अप्रैल 2024 में इन्होंने कर दिया। वहीं पे बात की जाए इंडस्ट्रियल और मशीनरी की, तो आप देख सकते हैं इसमें मार्च 2023 में इनका एक्सपोजर था 4.40% यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 4.5% के आसपास एक्सपोजर था, जिसे इन्होंने अप्रैल 2024 में 5.54% यानी कि लगभग 5.5% का एक्सपोजर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये अपने पोर्टफोलियो में जो सेक्टर वेटेज है उसमें बदलाव तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं कर रहे हैं। इनकी जो स्ट्रेटजी है वो बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी है। अच्छे अच्छे सेक्टर ढूंढो, अच्छे स्टॉक्स ढूंढो, और जब इस तरह के स्टॉक्स मिल जाए तो उनमें बने रहो थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में। अब चलिए हम यहाँ पे करंट होल्डिंग देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में ब्लू स्टार लिमिटेड है, जो कि कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार कंपनी है। यहाँ पे ब्रिगेडियर देख सकते हैं, ब्रिगेडियर इंटरप्राइजेस लिमिटेड है, जो कि अगेन बहुत ही शानदार कंपनी है। नारायणा हरद्वाला है यहाँ पे लिमिटेड है, उसको देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। बिरला सॉफ्ट देख सकते हैं, चोलामंडलम फाइनेंस देख सकते हैं, जेबी केमिकल देख सकते हैं, और इसी तरह से अहलूवालिया देख सकते हैं। तो बहुत सारी इनके पोर्टफोलियो में अच्छी अच्छी कंपनी है, खैर इसमें तो कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। और वहीं पे अगर बात की जाए डेट की, तो आप देख सकते हैं ये जो हमने अभी शुरू में देखा था, ये सारे वो ट्रेजरी बिल है जिनमें इनका पैसा लगा हुआ है। अदर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, तो जैसा कि अभी मैंने आप सभी को बताया कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी इनका पैसा लगा हुआ है, तो अदर इन्वेस्टमेंट में वो दिखता है। तो यहाँ देख सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स मई 2024 फीचर्स, तो अभी तो मई खत्म हो गया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे आपको जीरो ही होते हुए दिखेगा, माइनस ही देखने को मिलेगा। वहीं पे दूसरा कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स मार्च 2024 फीचर्स, तो मार्च तो कब का चला गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं इनकी जो यहाँ पोजीशन है वो इन्होंने माइनस कर दी है। तो ये मई वाला भी आपको जो पोजीशन है वो भी माइनस देखने को मिलेगा। तो लेटेस्ट डेटा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें इतना पता चल रहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ये कुछ पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि ट्रेडिंग करके भी कुछ पैसा जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर बात की जाए इस फंड की, फंड मैनेजर्स की, तो आप देख सकते हैं तेजस सेठ हैं जो मैनेज कर रहे हैं, इनका एक्सपीरियंस 14 साल का है। और वहीं पे देख सकते हैं मयंक हैंकी हैं, जिनका एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। कृष्णा एन है, इनका एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो तेजस सेठ है इनका एक्सपीरियंस 14 साल का देखने को मिल रहा है। तो इस फंड को 3 फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। और अगर आप टिकर टाइप की वेबसाइट से एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ ओपिनियन भी देखने को मिल जाएगा। कुछ बड़े नाम हैं जिन्होंने अपने हिसाब से एक्सिस स्मॉल कैप फंड का ओपिनियन दिया हुआ है कि इसमें क्या प्रोज हैं, क्या कौन है, इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इन वीडियो के मदद से भी आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर में हमने एक्सिस स्मॉल कैप फंड का ओवरऑल रिव्यू किया, हमने बहुत सारी डिटेल चेक की। इन सारी डिटेल की मदद से हमें यही जानने को मिला कि फिलहाल अगर देखा जाए तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रहा है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो पहले से एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि फंड में उतार चढ़ाव तो चलते रहता है।
लेकिन अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंड में कोई बुराई नहीं है, परफॉर्मेंस कम ज़्यादा किसी फंड का होते ही रहता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आपके पास एक्सिस स्मॉल कैप फंड के अलावा और भी कई बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल हैं, उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।